हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैशनेट सक्सेस। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं पॉलिटी के ऐसे सेक्शन से जहां आपको पता चलेगा इंडिया में आज़ादी कैसे मिली। ब्रिटिश गवर्नमेंट से 400 साल तक शासन किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ, और कैसे उन्होंने यहाँ कौन कौन से एक्ट लेकर आए, कौन कौन सी काउंसिल बनाई, कौन से लॉज बनाए, और कैसे इंडिया को यहाँ इन्होंने लूटा। तो हम देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया। तो सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या हुआ था कि यूरोप में एक ऐसी प्राइवेट कंपनी थी जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ऑर्डर कह लें, चार्टर कह लें, या एक फरमान कह लें। तो वहाँ की जो क्वीन थी एलिजाबेथ सेकंड, उन्होंने उन्हें ट्रेड करने के लिए इंडिया में वो दिया था कि भैया जाओ और वहाँ जाकर मज़े में खूब से ट्रेड करो, और जितना भी आप प्रॉफिट कमाओगे उसके बाद हमें टैक्स प्रोवाइड करा देना। तो भैया जाओ आप। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी प्राइवेट कंपनी होगी वो हमेशा प्रॉफिट के बारे में सबसे पहले सोचेगी। तो प्रॉफिट के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर हो गई इंडिया में, और चार्टर एक्ट के थ्रू। तो यहाँ जैसे नेवल पावर की बात हो जाए, यूरोपियन कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी, इसके पास प्राइवेट शिप्स वगैरह थे, और इनकी नेवी पावर जो है काफ़ी हाईलाइटेड मानी जाती है, क्योंकि ब्रिटिश ने जब भी जितना भी रूल किया वो अपनी नेवी पावर को लेकर किया। और तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये लोग आए कैसे थे। ये वर्ल्ड का मैप है, और इसमें यहाँ यूरोपियन कंट्री रहती है, और यूरोपियन कंट्री ने जब यहाँ से आना स्टार्ट किया तो यूरोपियन कंट्री यहाँ से आते आते ऐसे यूँ अफ्रीका से होते हुए केप ऑफ गुड होप तक फिर इंडिया में पहुँचती थी। इसका मतलब है फ्यूल भी ज़्यादा लगता है और टाइम पीरियड भी ज़्यादा लगता है, और इन्हें यहाँ तक आने में बहुत सारा टाइम लगता था। तो इन्होंने सोचा कि भैया हमें तो नुकसान ही हो गया, हम फ्यूल भी इतना खर्च कर रहे हैं, रूट भी इतना है, क्यों ना कोई शॉर्टकट रास्ता देख लिया जाए जिससे हम ट्रेड ईजिली कर सकें। तो इन्होंने क्या किया, रेड सी, यहाँ से रेड सी होते हुए ये लोग आए और यहाँ ये इंडिया में एंटर हुए, केरल के तट पर यहाँ से ये एंटर हुए। अब भैया ईस्ट इंडिया कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी थी, तो वो ट्रेड करने के लिए आई थी। उनका मकसद था यहाँ के रॉ मटेरियल को ले जाकर अपने यहाँ उसे फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके इंडिया को एक मार्केट के रूप में फॉर्म करना। और जब उन्होंने ऐसा काम किया तो उन्होंने क्या देखा, यहाँ इंडिया में स्पाइसेस, कॉटन इंडस्ट्री और अदर मटेरियल्स, फ्रूट्स वगैरह, तो यहाँ वो देखकर उनकी आंखें चुंधिया गई, और उन्होंने क्या किया, यहाँ के जितने भी रॉ मटेरियल है उन पर सब पर अपनी मोनोपोली स्टार्ट कर दी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही यहाँ से प्रॉफिट कमाने के लिए आई, और प्रॉफिट कमाकर वो अपने यहाँ यूरोप में गई। अब यूरोप के लोग देखते के देखते रह गए कि इंडिया में क्या है, इंडिया में ऐसा क्या है जो इस प्राइवेट कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया है। तो लोग जो है यूरोपियन कंट्री के लोग क्रिटिसिज्म करने लगे। उन्होंने जाकर महारानी से कहा कि महारानी, और ये लोग इतना सारा जो है प्रॉफिट कमा कर आए हैं और टैक्स कम है, तो ये तो इनइक्वलिटी हुई, मतलब टैक्स भी ज़्यादा ही होना चाहिए ना, जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं उतना ही टैक्स होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश महारानी से ये सब बोला। ब्रिटिश महारानी के दिमाग में ये आया कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, तुम प्रॉफिट कमाओ ज़्यादा और टैक्स कम दो, ऐसा नहीं चलेगा। उसने कहा कि इसे रेगुलेट करना पड़ेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना पड़ेगा। इन्होंने फिर क्या लाई, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी पर रेगुलेशन लगाया जा सके, कितना प्रॉफिट कमा रही है, क्या प्राइवेट ट्रेड तो नहीं कर रही है, प्राइस तो नहीं ले रही है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए
क्वीन ने अपना फरमान जारी कर दिया कि भैया रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाए और इनको रोका जाए। अब 1760 तक इनका ईस्ट इंडिया कंपनी का मामला बिल्कुल सेटअप चलता रहा, अच्छे से चलता रहा इनका ट्रेड। बाद में क्या हुआ, 1765 में इन्होंने एक मुग़ल शासक शाह आलम, ये देखिए मुग़ल शासक है शाह आलम, मुग़ल शासक शाह आलम से इन्होंने उड़ीसा, बिहार और बंगाल की दीवानी ले ली। और इन्होंने क्या सोचा, आए थे तो यहाँ ट्रेड करने, लेकिन सोचा कि यहाँ की पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में अगर हम इंटरफेयर कर लें तो हमें किसी की भी मंजूरी की ज़रूरत ही नहीं है, हमें किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ ट्रेड कर रहे हैं और किसी के रूल रेगुलेशन फॉलो भी नहीं होंगे क्योंकि सब कुछ हमारा होगा। तो इस मुग़ल शासक शाह आलम ने ये तीनों दीवानी इनके नाम कर दी। यहाँ तक तो हमने देखा ब्रीफ में कैसे ये लोग आए, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ट्रेड कर रही थी और 1760 तक उसका मामला सेटअप था। लेकिन जैसे ही 1765 की बात हुई तो इन्होंने क्या किया, 3 दीवानी अपने अंडर में ले ली, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये देखिए 1600 में ओरिजिन हुआ ब्रिटिश ट्रेडर यानी प्राइवेट कंपनी कौन सी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1765 में इन्होंने दीवानी राइट प्राप्त कर लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने। मुग़ल शासक थे ये शाह आलम, इनसे कहा कि राजा जी आप हमें यहाँ की दीवानी दे दीजिए तो हमारा काम हो जाएगा, हम बदले में आपको टैक्स देंगे। अब भैया किंग को चाहिए था टैक्स, उन्होंने कहा ठीक है ले लो। फिर आया ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये लाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि वहाँ के यूरोपियन कंट्री के लोगों का मानना था कि ये लोग जो है प्राइवेट कंपनी ये वहाँ जाकर मैक्सिमम से ज़्यादा ट्रेड कर रही है और टैक्स कम प्रोवाइड करा रही है, तो इसलिए ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया। फिर आया ये 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब रेगुलेटिंग एक्ट में जितनी कमियां रह गई थी उनको तो रिफॉर्म करना ही था, तो उस रिफॉर्म के चलते इन्होंने 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लेकर आए। आफ्टर ये सब ब्रीफ में देख रहे हैं हम। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट में इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये 2 चीज़ें ले आए थे कि कौन कौन से मैटर कौन कौन सॉर्ट आउट करेगा। फिर इन्होंने इसके बाद 1813, 1833, 1853 ये चार्टर एक्ट लाए। चार्टर एक्ट लाने का मतलब था कि भैया यहाँ के पॉलिटिकल और कमर्शियल मैटर में तो हमने इंटरफेयर कर ही दिया, लेकिन हम यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में भी इंटरफेयर करेंगे और अपने लोगों को यहाँ लाकर बैठाएंगे। फिर 1857 की क्रांति यानी रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसे स्पॉय म्यूटिनी कहा जाता है। तो उस टाइम क्या हुआ, झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, तो इस तरह से उन्होंने भी रेगुलेट करने का काम किया, लेकिन कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद क्राउन रूल सीधे स्टार्ट हो गया 1858 से 1970 तक, 1947 तक क्राउन रूल रहा। अब क्राउन रूल आफ्टर 1857 स्पॉय म्यूटिनी के बाद सारा जितना भी था वो क्राउन रूल था। इन्होंने क्या किया, चार्टर एक्ट तो फिनिश, जितना हमने इंटरफेयर करना था वो फिनिश, अब हम सीधा यहाँ गवर्नमेंट लाएंगे। क्राउन रूल स्टार्ट हुआ 1858 में। तो भैया इनका मानना था कि हम पूरी तरीके से इंडिया पे मोनोपोली क्रिएट करेंगे। इन्होंने 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आए हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाने के बहाने इन्होंने क्या किया, पूरा क्राउन रूल इंडिया में इस्टेब्लिश कर दिया ताकि इंडिया एक कॉलोनी के रूप में रह जाए और हम यहाँ शासन करें। फिर आया इनका 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। यहाँ इन्होंने बाइकैमरलिज्म की बात करी थी, मतलब अपर हाउस लोअर हाउस की बात कर रहे थे। 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये था मार्ले-मिंटो रिफॉर्म। मार्ले-मिंटो रिफॉर्म में क्या हुआ था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो तो था मार्ले, और मिंटो क्या थे, वो थे यहाँ के वॉइसरॉय। अब इन्होंने वॉइसरॉय पद बना दिया था
कि भैया सारा अंडर कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, वाइसरॉय के। जो यहाँ का वाइसरॉय होगा वही सारा बैठ के यहाँ का अंडर कंट्रोल करेगा, रूल करेगा। और ये सब कहाँ करेगा, वो इंग्लैंड में। इसका ये मतलब नहीं होगा कि वाइसरॉय यहाँ बैठेंगे इंडिया में, नहीं, वो तो इंग्लैंड में ही बैठेंगे। तो ये 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। अब ये है 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। और मॉन्टेग्यू जो थे वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मार्ले को इन्होंने रिप्लेस करके अब मॉन्टेग्यू बन गए थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद जो है वहाँ यूरोप में रहेगा और वो हमें किसे रिप्रेजेंट करेगा, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। अब 1932, ये हम 1932 में कम्युनल अवार्ड आया। कम्युनल अवार्ड, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने हमारे साथ फूट डालो और राज करो, ये नीति अपनाई इन्होंने, डिवाइड एंड रूल। इन्होंने क्या किया कि हमारे जो हिंदू और मुस्लिम थे उन सब में सेपरेशन करने के लिए कम्युनल इलेक्टोरेट लेकर आ गए कि भैया मुस्लिम कम्युनल इलेक्टोरेट सेपरेट रहेगा और अदर कम्युनल इलेक्टोरेट लाइक सिखिज्म, लाइक क्रिश्चियंस और लाइक एससी का, तो इन्होंने कम्युनल इलेक्टोरेट लेकर आए 1932 में। फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिससे हमने कई सारे सोर्स लिए हुए हैं हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे 1934 में हमारा आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ और यूपीएससी भी हमारा यहीं से ही इस्टेब्लिश हुआ। तो मैक्सिमम पार्ट्स हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हुए हैं। और उसके बाद आ जाते हैं 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये ऐसे एक्ट था, यहाँ तक देखो क्राउन रूल चल रहा है, धीरे धीरे क्राउन रूल चल रहा है, लेकिन क्राउन रूल अपनी लास्ट स्टेज पर पहुँच गया था 1947 तक। अब 1947 में क्या हुआ कि जितने भी यहाँ के पॉलिटिशियन थे, इंडियन पॉलिटिशियन, उन सबको लगा कि हमें दो जगह फ्रीडम चाहिए। अब फ्रीडम चाहिए तो हमें सबसे पहले अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन माने यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो यूरोप में गए हुए थे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड वहाँ उन्होंने देखा कि ये तो लोग अपना रूल ऐसे चलाते हैं जैसे कोई एक डॉक्यूमेंट हो इनके पास, उसके अकॉर्डिंग रूल चला रहे हैं। तो इन्होंने, हमारे जो पॉलिटिशियन थे, उन्होंने हमारे यहाँ इंडिया में आकर देखा कि हमें भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लेना चाहिए। अगर हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना तो हम उसी के अकॉर्डिंग रूल करेंगे। अब उसी के अकॉर्डिंग रूल करेंगे, ये बात तो ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा कैसे, ये भी बात ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा कैसे। अब इस पर डिबेट और डिस्कशन होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट अंडर द कंपनी रूल। कंपनी रूल एक साइड चल रहा है, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियन हैं वो चाह रहे हैं कि हम भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करें और इन्हें दिखाएं कि हम भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। और 1934 में एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर एम.एन. रॉय साहब, उन्होंने क्या किया, जब वो इंग्लैंड गए हुए थे, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये लोग तो अपना एक डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन है इनका और उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं और उसी की तरह शासन करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में आकर उन्होंने कहा कि भैया हमें भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लेना चाहिए और हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी चाहिए। तो 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनकर तैयार हो गई। तो ये हमारा यहाँ तक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ब्रीफ में हमने जाना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का अराइजन हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मोनोपोली अच्छे से काम कर रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने फुल ऑफ द प्रॉफिट कमाया, तो फुल ऑफ द प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ये भूल गई
कि अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट है तुम पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल है, ये वॉरेन हेस्टिंगस। ये वॉरेन हेस्टिंगस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इन्होंने क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत इन्होंने क्या किया कि इंडिया के जो बंगाल था, एक प्रांत, एक प्रोविंशियल स्टेट जो था, उस बंगाल में क्या किया इन्होंने, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे इन्होंने पूरे बंगाल के गवर्नर को इन्होंने पूरे बंगाल का गवर्नर जनरल डिक्लेयर कर दिया कि भैया आप जो हैं बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, आप गवर्नर नहीं हैं, अब आप हो गए हैं गवर्नर जनरल। तो ऐसा करने के चक्कर में इन्होंने क्या किया, बंगाल के गवर्नर जनरल को कह दिया कि भैया जो 2 प्रोविंस हैं मद्रास और बॉम्बे, उस पर भी तुम्हारा ही सबॉर्डिनेट होगा, वो तुम्हारे ही सबॉर्डिनेट काम करेंगे। अब यहाँ देखिए, जैसे गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे सबॉर्डिनेट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। अब ये मद्रास के और मुंबई के जो गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबॉर्डिनेट काम करेंगे, मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसके अंडर काम करेंगे ये। अब इन्होंने क्या किया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने क्या किया, अपने पूरे इंडिया में देखा कि जो बंगाल है उसका रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री मैटर्स पर हमें कैसे कैसे काम करना है, कैसे उसे कंट्रोल करना है। तो इन्होंने क्या लिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया इन्होंने। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कहा कि भैया एक ऐसी बॉडी बनाई जाएगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री मैटर्स पर अपनी रिपोर्ट पेश करे और हमें बताए कि इन सब में इंडिया में क्या हो रहा है, इन सब को लेकर। अब उसके बाद आ जाते हैं 1774 में। अब इसमें क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी और वो ऐसी प्राइवेट कंपनी थी तो काफ़ी प्रॉफिट कमाएगी, तो इस पर रेगुलेशन होना चाहिए। 1773 का रेगुलेशन एक्ट आया। उसके बाद इन्होंने देखा कि भैया हर जगह कोर्ट होता है, हमारे यहाँ भी कोर्ट है और बंगाल में कोर्ट नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया। अब सुप्रीम कोर्ट जो बनाया, सुप्रीम कोर्ट बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक तो चीफ जस्टिस बना दिया और 3 अदर जज बना दिए। तो इन्होंने यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया, एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जज बनाए। और यहाँ की दोस्तों कमेंट में बताएं कि जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे बंगाल के वो कौन थे। हालांकि अगर आपको इस बारे में पता नहीं है तो मैं बता दूं, सर एलिजा एम्पे फर्स्ट चीफ जस्टिस बने बंगाल के। ये रेगुलेट करने के लिए आए थे ताकि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी पर चेक एंड बैलेंस का काम तो कोर्ट ही करेगी, इसलिए ये कोर्ट लेकर आए। इनका ये मतलब नहीं था कि इंडियंस जितने हैं उनके लिए हमें कुछ रिफॉर्म लाना है और उनके लिए काम करना है, इनका ये मैटर्स नहीं था। इनका मतलब था कि अपना प्रॉफिट कैसे कमाना है, हमें फ़ायदा होना चाहिए। इन्हें लगा कि प्राइवेट कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने धोखा दे रही है, इन्हें चीट कर रही है, तो इन्होंने क्या ले आए, सुप्रीम कोर्ट, ताकि चेक एंड बैलेंस हो सके। वॉरेन हेस्टिंगस फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए। जैसे ये देखिए कैसे कैसे बैठे हैं, ये हैं वॉरेन हेस्टिंगस। अब चलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट लाए क्यों थे, लाने की ज़रूरत क्या थी। पिट्स इंडिया एक्ट में ये 2 चीज़ें लेकर आए थे। इन्होंने कहा कि भैया यहाँ इंडिया की पॉलिटिकल और कमर्शियल मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए 2 बॉडी तो होनी चाहिए।
अब 2 बॉडी होनी चाहिए तो कौन सी होनी चाहिए? इन्होंने क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल 2 बॉडी बनाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट कर दिया, कोड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इन्होंने कहा जो कोड ऑफ डायरेक्टर होगा वो कमर्शियल मैटर्स को सॉर्ट आउट करेगा और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा वो पॉलिटिकल मैटर को सॉर्ट आउट करेगा। अब इन्होंने टेरिटरी ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया, इन्होंने क्या किया, इंडिया के अंदर जितनी भी टेरिटरी थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रख दी, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम को जो है कंट्रोल करेगा, और पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करने वाला ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ से लाया है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल आप जाइए वहाँ और इंडिया के पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेयर कीजिए और वहाँ की पॉलिटिकल मैटर्स में आप अपनी मोनोपोली क्रिएट कीजिए। गवर्नमेंट का सुप्रीम कंट्रोल, तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था, सीधा वहाँ यूरोप में बैठी गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि हम अपना बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंडिया में भेजेंगे और सारा सुप्रीम कंट्रोल अपने हाथों में ले लेंगे। यहाँ तक इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अच्छे से इन्होंने माल पानी खिलाकर भेजा कि तुम वहाँ जाओ, इनके कमर्शियल मैटर्स में, इंडिया के कमर्शियल मैटर में और पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेयर करो और हम रूल करेंगे वहाँ बैठे यूरोप में। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ऐसे भेजा कि पूरा कंट्रोल अपने ही अंडर कर लिए। चार्टर एक्ट 1813, अब इन्होंने क्या किया, यहाँ तक तो ये रेगुलेटिंग एक्ट अपने एक्ट लाते रहे, चलता रहा काम, मामला सॉर्ट आउट होता रहा और ये जो है अपनी मोनोपोली यहाँ तक क्रिएट करते रहे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, चार्टर एक्ट लाने शुरू कर दिए। अब चार्टर एक्ट इन्होंने क्या किया, बाहर से तो दिखाते थे कि चार्टर एक्ट हम इसलिए लाए हैं, इंडियंस को दिखाते थे कि हम यहाँ इंडिया में रिफॉर्म करना चाहते हैं, और जबकि ये क्या थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक सेल्फिश गवर्नमेंट है और ब्रिटिश लोग भी एक सेल्फिश हैं। तो इन्होंने अपने चार्टर एक्ट 1813 के चलते इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली जो थी उसे फिनिश करने का काम किया। इन्होंने क्या किया, जब हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भेज दिया और हम यहाँ की कमर्शियल और पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेयर भी कर रहे हैं, तो सारा शासन जो है, सारी जो मोनोपोली है वो हमारी होनी चाहिए। यहाँ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का अब नहीं रहने वाला, अब तो गयो, ईस्ट इंडिया कंपनी का छुट्टी हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली फिनिश कर दी इन्होंने, और एक्सेप्ट टी एंड ओपीएम। इन्होंने क्या कहा ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी आप जाओ यहाँ से, आप यूरोप में जाओ, आप एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन बस आप ये जो टी है और ये ओपीएम है यहाँ तक अपना ट्रेड कर सकते हो, बाकी आप निकलो यहाँ से। यहाँ आके पॉलिटिकल कमर्शियल मैटर में कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाओ यहाँ से। साइंस एंड लिटरेचर के प्रमोशन के लिए इन्होंने फाइनेंशियल प्रोविज़न बनाए। इन्होंने क्या किया, ये इंडिया के जो फिलोसफर थे और इंडिया का लिटरेचर था उसे ये बहुत वर्स्ट तरीके से हाईलाइट करते थे। इनका मानना था कि ये कुछ नहीं है, ये तो ब्लैक लोग हैं और जो इनका एजुकेशन सिस्टम है वो भी वर्स है। तो इन्होंने क्या किया, साइंस एंड लिटरेचर के प्रमोशन के लिए इन्होंने फाइनेंशियल प्रोविज़न रखा। अब ये नाम का प्रोविज़न था, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ दिखाना था कि ब्रिटिश लोगों को सिर्फ दिखाना था कि हम यहाँ इंडिया में रहकर इंडिया के लोगों के लिए रिफॉर्म कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। दिखावे के तौर पर जैसे देखो, इन्होंने एजुकेशन के लिए ओनली 1 लाख का एनुअल फंड रखा। इतनी बड़ी जनसंख्या और इतनी बड़ी कंट्री इंडिया, उसके लोगों के लिए सिर्फ 1 लाख, काफ़ी दूर की सोच रहे थे। अपन इंडिया में रहकर कोई नहीं सोचता था कि ये जो है रूट तक जाने की बात करें। मतलब जिसने एजुकेशन सिस्टम हिला दिया उसने तो पूरा देश ही हिला दिया ना। एजुकेशन के लिए 1 लाख का एनुअल फंड ये लाए। अब आ जाते हैं चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट तो ऐसे लाए हैं कि बढ़िया इंडिया में रिफॉर्म हो रहे हैं। अब इंडिया में रिफॉर्म कैसे हो रहे हैं,
इसे देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये देखिए यहाँ उड़ीसा, बिहार और ये हमारा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार और वेस्ट बंगाल तीनों ऐसी दीवानी थी जो इन्होंने अपने अंडर में कर रखी थी। पहले इन्होंने बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया, और जो है उड़ीसा और बिहार के जो गवर्नर थे वो इसके सबऑर्डिनेट रहेंगे, काम करेंगे। तो इनका जो माइंडसेट है ना बहुत बड़ा है। धीरे धीरे शासन करेंगे लेकिन पक्का करके छोड़ेंगे। फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। वो कहते हैं ना कि उंगली पकड़ते पकड़ते भैया हाथ ही पकड़ लिए। इन्होंने क्या किया, फाइनेंशियल स्टेप टुवर्ड लेना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर दिया। अब सारी सुप्रीम अथॉरिटी सेंटर के पास होगी, और सेंटर गवर्नमेंट कौन होगी, वही ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ब्रिटेन में बैठी है। अब सेंट्रलाइजेशन के चलते इन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल जो बंगाल का था उसे इन्होंने, सेंट्रलाइजेशन का मतलब है पूरे इंडिया पर कंट्रोल करना। अब तक तो तीनों दीवानी पर कंट्रोल था, दीवानी तक ही सीमित थे, लिमिटेशन सिर्फ दीवानी तक थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, पूरे इंडिया में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर दी, और पूरे इंडिया को कैप्चर करने के लिए इन्होंने सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर दिया। इन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। पूरे भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। सेंट हेलेना एक्ट, इसे सेंट हेलेना एक्ट के नाम से जाना जाता है। काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज के लेजिस्लेटिव पावर हटाए गए। इन्होंने क्या किया कि भैया अब हमारा सेंट्रलाइजेशन हो गया है, हमारी मोनोपोली पूरे इंडिया पर क्रिएट होनी चाहिए। जो तीनों प्रोविंस थी उसमें एक बॉम्बे और मद्रास भी प्रोविंस थी, और मद्रास और बॉम्बे प्रोविंस से इन्होंने लेजिस्लेशन पावर को छीन लिया। अब कंट्रोल हमारे हाथ में है, अब इन्होंने क्या किया, इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में। इनकी सोच देखो कहाँ तक, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को भी हिला डाला। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में इन्होंने ओपन कंपटीशन कराना स्टार्ट किया। ओपन कंपटीशन में इन्होंने क्या किया, बाहर के जो ब्रिटिश लोग थे उन्हें भी यहाँ लाना था इन्हें, और यहाँ लाकर एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर कराना था, ताकि हम लोगों के ही एडमिनिस्ट्रेटिव बैठे और हमारे अकॉर्डिंग काम करें वो लोग। लेकिन इन्होंने क्या किया, इंडियंस को भी यहाँ पार्टिसिपेशन कराना शुरू कर दिया। ओपन कंपटीशन कराया कि भैया ओपन कंपटीशन में कोई भी बैठ सकता है, ब्रिटिशर्स हो या इंडियंस हो सब बैठ सकते हैं। लेकिन इनका मानना था कि जो सिविल सर्वेंट होगा इंडिया का वो माइंड से ब्रिटिश होना चाहिए और बॉडी से बिल्कुल इंडियंस, ताकि वो बैलेंस कर सके, इंडियंस के बीच रहकर वो बैलेंस कर सके, माइंडसेट उसका ब्रिटिश वाला और बॉडी उसकी इंडियन वाली। लॉ कमीशन आया लॉर्ड मैकाले ने कहा कि भैया इसे फिनिश करो, अब ये नहीं होगा, अब ये यूपीएससी सिविल ओपन कंपटीशन ये नहीं होगा। इंडिया वाले मान नहीं रहे हैं, उन्हें समझ में आ गया है कि आप कैसे शासन करना चाहते हैं। टी एंड चाइना ट्रेड मोनोपोली फिनिश। ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने पहले ही भगा दिया था, लेकिन इस चार्टर एक्ट के तहत इन्होंने क्या किया, जो टी और चाइना का ट्रेड था उस पर मोनोपोली फिनिश कर दी। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये मिलिट्री वाले थे, कहा कि पूरा जो कंट्रोल है, चाहे वो कमर्शियल मैटर से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटिकल मैटर से रिलेटेड हो, इंडिया का पूरा रूल हमारा होना चाहिए। ये देखो, ये है लॉर्ड विलियम बेंटिक, पूरा रूल इन्हीं के अंडर रहेगा। अब चार्टर एक्ट आ जाते हैं। चार्टर एक्ट आया 1853 का चार्टर एक्ट था। इसमें क्या क्या इन्होंने जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर थी उन्हें अलग अलग सेपरेट कर दिया कि भैया लेजिस्लेटिव अपना अलग काम करें और एग्जीक्यूटिव अपना अलग काम करें।
और एट प्रेजेंट भी ऐसा ही होता है, लेजिस्लेशन अपना अलग काम करती है और एग्जीक्यूटिव अपना अलग काम करती है। लेकिन तो है जो है साथ में मिलकर ये लोग बाद में जो है कंसेंट करते हैं और बाद में लॉ मेकिंग का काम दोनों मिलकर करते हैं। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर को इन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया, सेपरेट। पार्लियामेंट्री स्टार्ट कर दिया इन्होंने यहाँ इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टार्ट कर दिया, मतलब पूरी तरीके से सेंट्रलाइजेशन। अब इंडिया को कॉन्वेंटेड सिविल सर्वेंट में प्रवेश, अब सिविल सर्वेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंडियंस। अब जैसे ही सिविल सर्वेंट में पार्टिसिपेट इंडियन करेंगे तो इंडियन लोग चाहेंगे ना कि यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन्होंने हिला दिया है उसमें कुछ ना कुछ रिफॉर्म हो। लेकिन इनकी जो माइंडसेट था इनका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो अलग ही दिशा में था, अलग ही डायरेक्शन में था। इनका माइंडसेट था कि एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियन लोग तो आएंगे, लेकिन जो है उन्हें किसी ऐसी पोस्ट पर रखा जाएगा जहाँ इनकी जो है कोई वैल्यू ही नहीं होगी, बस नाम के रहेंगे। इन्हें कोई अथॉरिटी नहीं दी जाएगी, कोई इन्हें पावर नहीं दी जाएगी, सिर्फ नाम के रहेंगे। अब यहाँ देख लेते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन। इंडिया में जब इस तरह का सिस्टम स्टार्ट रहा तो इंडियंस क्या चाहते थे कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी इनके साथ हो। ये पार्लियामेंट तो बना रहे हैं लेकिन हमारे रिप्रेजेंटेटिव इनके साथ होने चाहिए, ताकि पता लगता रहे, चेक एंड बैलेंस का काम होता रहे कि ये लोग हमारे लिए क्या बना रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आया कि इंडियंस जो है उनको समझ में आ गया है, हमारा सिस्टम उन्हें समझ में आ गया है। अब इन्होंने कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि वहाँ इंडिया में जो है हमें लोकल रिप्रेजेंटेशन कराना पड़ेगा। अब लोकल रिप्रेजेंटेशन जब रहेगा तो जो है वहाँ के इंडियंस लोगों को हम पर भरोसा भी होगा, और इंडियंस जब रिप्रेजेंटेटिव आएंगे यहाँ, वो लोग सोचेंगे कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव गया हुआ है और हमारे लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो इसलिए इन्होंने लोकल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम लाया। और कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट अंडर द क्राउन रूल, इन्होंने क्या किया, क्राउन रूल के रहते ही इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया। पार्लियामेंट तो बना ही चुके थे और लोकल रिप्रेजेंटेटिव ले आए, तो फिर इन्होंने क्या किया, इनका कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। इनके बस का तो नहीं है, ये लोग कुछ नहीं बना सकते, जो बना सकते हैं हम करेंगे और हमारा रूल है, हमारे अकॉर्डिंग यहाँ रूल होगा। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। पूरी तरीके से क्राउन रूल फैल चुका था और जो है यहीं से स्टार्ट हुई इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। एक ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ये जिसने पूरी तरीके से क्राउन रूल इंडिया में इस्टेब्लिश कर दिया। स्टार्टिंग क्राउन रूल, फुल प्रायोरिटी इंडिया, कंपनी से क्राउन को सत्ता का हस्तांतरण। अब तक तो कंपनी का काम हो रहा था, कंपनी को दिया जा रहा था, फिर कंपनी को इन्होंने यहाँ से लेट गो किया। अब आया क्राउन रूल, तो जो पावर थी वो क्राउन रूल के अंडर आ गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गई थी। अब इन्होंने क्या किया, जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक इंडिया की, इन्होंने क्या किया, उसे पूरा वायसराय में क्रिएट कर दिया, उस बॉडी को वायसराय ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर इन्होंने वायसराय ऑफ इंडिया रख दिया। अब वायसराय ऑफ इंडिया, और कहा कि एक भैया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहेगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो रहेगा जो ब्रिटिश कंट्री में जाएगा और वहाँ जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमारी साइड से बैठेगा वहाँ और इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैसे ये सिविल सर्विस में सिविल सर्वेंट्स होते हैं, और इनमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अपर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लोअर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इस तरह की पोस्ट होती है। तो इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहीं से, तभी तो इन्होंने सिविल सर्विस जो है यहाँ एग्ज़ाम कराना स्टार्ट किया, ताकि इन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिल सके और इनके लोग जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पार्टिसिपेट कर सके। इंटरफेरेंस इनका पूरी तरीके से रूट ले चुका था। एंड लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय बनाए गए। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक उन्हें कहा तुम जाओ भैया, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अब आएंगे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कौन है? फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया।
अब दो बॉडी जो बनाई गई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोड ऑफ कंट्रोल, कोड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दो बॉडी जो बनाई गई थी, कोड ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल मैटर्स को जो है इंटरफेयर कर रही थी कमर्शियल मैटर में, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पॉलिटिकल मैटर को कंट्रोल कर रही थी। तो इन्होंने इस चीज़ को फिनिश कर दिया कि जाओ भैया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी जाओ और बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी जाओ, आपका यहाँ कोई काम नहीं है। अब पूरी तरीके से क्राउन रूल फैल चुका है। अब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरीके से तैयार है, हम यहाँ पूरी तरीके से अपनी मोनोपोली क्रिएट करेंगे और जो है इंडिया को एक कॉलोनी बना देंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट, यहाँ तक इनके जो है चार्टर एक्ट फिनिश हुए, और उसके बाद ये आया इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट में रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की शुरुआत हुई। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, अब देखो, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल 3 प्रोविंस थी। इन्होंने कहा इनकी लोकल रिप्रेजेंटेटिव भी होने चाहिए, और इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव के लिए रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन तैयार कर दिया। बॉम्बे एंड मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर बहाल कर दी गई। जैसे पहले इन्होंने सबऑर्डिनेट बना दिया था ना बॉम्बे को और मद्रास को बंगाल के गवर्नर जनरल के, लेकिन अब क्या हुआ, इन्होंने बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर को बहाल कर दिया और कहा कि आप जो है इनकी लेजिस्लेटिव पावर होनी चाहिए। पोर्टफोलियो सिस्टम लाए और ऑर्डिनेंस पावर ऑफ वाइसराय। वाइसराय कभी भी विदाउट रिप्रेजेंटेटिव की सलाह के अपना ऑर्डिनेंस ला सकता है। अब बंगाल, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, 2 नए ऐसे ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस लाए गए जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। इन्होंने नए लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई। इन्होंने इनका पूरी तरीके से मानना था कि अब तक हमारा क्राउन रूल फैल चुका है और जो है अब रिप्रेजेंटेटिव पर आ जाइए। जितने भी हमने सबऑर्डिनेट बनाए थे वहाँ से लोकल रिप्रेजेंटेटिव ले ले और जो है दिखा दे कि यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ है पार्लियामेंट में और रूल अच्छे से हो सकता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में इन्होंने क्या किया, जैसा हमने पहले बताया, नाम जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो नाम के होंगे। खाली बैठो और देखो क्या हो रहा है पार्लियामेंट में, ये लोग क्या बना रहे हैं, तुम बैठो पीछे तमाशा देखो, बस ये लोग बनाएंगे लोग। तो इनका मानना था कि कोई भी अथॉरिटी इंडियंस के पास नहीं जानी चाहिए। हालांकि हम दिखा देंगे कि नाम के हमने चुन लिया है। जैसे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल मेंबर लेकर आए पार्लियामेंट में, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स लेकर आए। एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस भी बढ़े। इन्होंने कहा कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का मतलब है अब जो भी नॉन ऑफिशियल मेंबर होगा वो वोटिंग का राइट नहीं होगा उसके पास, वो सीधा जाएगा वहाँ पार्टिसिपेट करेगा, वहाँ जो हो रहा है पार्टिसिपेशन में वहाँ पार्टिसिपेशन करेगा और वहाँ के लोगों की बात सुनेगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या चल रहा है, कैसे लॉ बना रहे हैं, सिर्फ इतना नाम का। यानी अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शन बढ़े। लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शन कैसे बढ़े, जितने भी मेंबर्स हैं वो बजट पर डिस्कशन कर सकते हैं और जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपनी प्रोविंस का यहाँ रिप्रेजेंटेशन रख सकते हैं। अब आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, ये जो साहब मोर्ले हैं ये कोर्ट में दिख रहे हैं, ये मोर्ले हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इंडिया का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटेन में जाकर बैठा था वो थे जॉन मोर्ले, और मिंटो, लॉर्ड मिंटो, ये थे यहाँ के वाइसरॉय। वाइसरॉय इंडिया में रहेगा और जो है लॉर्ड मोर्ले जो है इंग्लैंड में रहेंगे। 1909 मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। सेंट्रल एंड प्रोविंस का लेजिस्लेटिव आकार इन्होंने बढ़ा दिया। इन्होंने कहा कि जो 16 मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो अब स्टार्ट कर दिए, उसका आकार बढ़ा दिया इन्होंने। और सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, यहीं से स्टार्ट किया जाता है डिवाइड एंड रूल, कि भैया हमें तो डिवाइड करना है इंडिया को और रूल करना है, अपनी मोनोपोली क्रिएट करनी है तो इंडिया को डिवाइड एंड रूल करना ही होगा। उन्होंने यहाँ के इंडिया के स्ट्रक्चर को देखा कि इंडिया का आखिरकार स्ट्रक्चर कैसा है। इंडिया के जब स्ट्रक्चर को देखा इन्होंने, इंडियन लोग जो है रिलीजन को काफ़ी महत्व देते हैं, तो इन्होंने जो सबसे पहले चोट मारी वो रिलीजन पर मारी। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, इन्होंने क्या किया, मुस्लिम्स को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया ताकि ये लोग जो है हिंदू मुस्लिम
आपस में लड़ते रहे और जो है कभी इंडिया जो है एक कंट्री ना बन पाए। हर समय ये लोग लड़ते रहे और डिवाइड इनका हमेशा रहे। सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया इन्होंने। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म एक ऐसा रिफॉर्म था जिसमें मॉर्लेमेंटो फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट मुस्लिम के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की। सेपरेट इलेक्टोरेट दे देते हैं मुस्लिम्स को ताकि ये लोग जो है आपस में भिड़ते रहें, इनका मामला कभी सॉर्ट आउट ना हो। इंडियंस इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर एग्जांपल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी तो उसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा काफ़ी एक्टिव पॉलिटिशियंस और स्कॉलर्स जाने जाते हैं ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और इन्होंने क्या किया, इंडियंस की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें पार्टिसिपेट किया। इन्होंने देखा कि ये मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म लेकर आए हैं और आकार भी बड़ा कर दिया है लेजिस्लेटिव काउंसिल का। तो यहाँ चेक एंड बैलेंस के लिए इंडियंस जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को कहा कि आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इंडियंस को। तो यहाँ तक इनका मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म चलता रहा। रिफॉर्म ऐसे ला रहे हैं कि जैसे दिखा जा रहा है कि इंडिया में बड़ा रिफॉर्म करने वाले हैं, लेकिन इंडिया में कोई रिफॉर्म नहीं हो रहा है। सब कुछ इनके सेल्फनेस के चलते हो रहा है। ये चाहते हैं कि यहाँ जो है पूरी मोनोपोली ब्रिटिश गवर्नमेंट की हो और पूरा रूल ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज ए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। और इसमें भी मॉन्टेग्यू और ये चेम्सफोर्ड रिफॉर्म मॉर्लेमेंटो को रिप्लेस कर दिया और ये आया। मॉन्टेग्यू थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को, और चेम्सफोर्ड वाइसराय। ये देखिए, ये मॉन्टेग्यू और ये चेम्सफोर्ड। अब जब पार्लियामेंट बन चुकी थी, रिप्रेजेंटेटिव लोकल रिप्रेजेंटेटिव भी मिल चुके थे, तो इन्होंने कहा कि इंडियंस जो है कहने लगे कि हमें जो है फ्रीडम चाहिए, कैसे भी करो हमको जो है फ्रीडम चाहिए। और फ्रीडम चाहिए तो अगर आप यहाँ रूल ही कर रहे हैं, तो इंडियंस पॉलिटिशियन का मानना था कि अगर आप यहाँ रूल भी कर रहे हैं तो यहाँ ऐसा रूल कीजिए ना ताकि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहे, आपको जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो इन्होंने क्या किया, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाई, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत करी इन्होंने। अब कहने को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने में थी। ये लोग लाए डीआरकी एंड प्रोविंस लेवल पर, जो हमारे बॉम्बे, मद्रास, बिहार, बंगाल का प्रोविंस थी, उनमें ये लोग लाए डीआरकी। डीआरकी माने डबल द्वैध शासन। जैसे इंडिया में द्वैध शासन, जैसे अपर हाउस और लोअर हाउस, दो हाउस होंगे, अपर हाउस और लोअर हाउस। तो ये बाइकैमरलिज्म एट सेंट्रल लेवल पर ये बाइकैमरलिज्म का कंसेप्ट लेकर आए, अपर हाउस लोअर हाउस। जैसे सेंटर ऑफ सीनेट, कांग्रेस, और हमारे यहाँ जैसे लोकसभा है और राज्यसभा है, तो इस तरह के दो हाउस ये लोग लेकर आए बाइकैमरलिज्म एट सेंट्रल लेवल पर। पहली बार इन्होंने डायरेक्ट इलेक्शंस कराना स्टार्ट किया। अब तक तो था ये लोग इलेक्शंस ही नहीं करा रहे थे। इनका मानना था कि इंडियंस से क्या ही इलेक्शंस कराएं और ऐसे ही नॉन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव इन्हें चूज कर लें ताकि नाम के रहें। और पहली बार इन्होंने डायरेक्ट इलेक्शंस कराने स्टार्ट किए और इन्होंने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के बाद आया ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आया था, इस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ने आज तक इंडिया को ऐसा डिवाइड एंड रूल का कंसेप्ट बनाए रखा। इंडिया में जो ये लाए थे, तो ये जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको फिनिश करना था इन्हें, सबको अलग अलग एक्सटेंड करने का मतलब है, इन्होंने कहा कि जब यहाँ ब्रिटिशेस भी आ गई हैं और मुस्लिम्स भी हैं, एससी कम्युनिटीज़ भी हैं और विमेंस हैं, तो इन्होंने कहा कि आप विमेंस को, दलित्स को और मुस्लिम्स को और क्रिश्चियंस को आप सेपरेट इलेक्टोरेट दे, कम्युनल इलेक्टोरेट दे। तो इन्होंने यहाँ एक्सटेंड कर दिया अपना ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कि इनका भी कोई रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आफ्टर दिस अब बात आ जाती है, यहाँ तक इनकी गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रही है, रिफॉर्म ला रही है, रिप्रेजेंटेटिव ला रही है और अपना काम आराम से कर रही है। फिर आया एक साइमन कमीशन, ये लोग लेकर आए। इनका मानना था कि हम जो है इंडिया को ये दिखाना है कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाएंगे,
इंडिया में जो है अब जो गवर्नमेंट आएगी वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, लेकिन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के चलते इनका माइंडसेट कुछ और ही था। ये लोग लेकर आए साइमन कमीशन, जिसे काला कानून यानी ब्लैक लॉ और कहा गया। इसमें साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए। ऐसा काला कानून लेकर आए। बात हुई थी साइमन कमीशन की 1927 की, लेकिन साइमन कमीशन को आना था बाद में, लेकिन ये ले आए इसे 1928 में। पहले ही ये ले आए 1928 में। और जब फॉर्मेशन हुआ तो सर जॉन साइमन वहाँ के जो है ब्रिटिश रूलर थे, सर जॉन साइमन, और इंडिया में इन्होंने अपना साइमन कमीशन अपने ही नाम से ले आए कि साइमन कमीशन ऐसा होगा जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करेगी। लेकिन रिस्पॉन्सिबल कहाँ, ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाना ही नहीं जानते थे। अब इंडियंस जो थे काफ़ी हल्के में ले लिया था इन्होंने इंडियंस को। इंडियंस जो है काफ़ी नाराज़ थे इनसे। साइमन गो बैक के नारे लगाए इंडियंस ने, क्योंकि इन रीज़न एक ही था, 7 मेंबर थे और 7 के 7 मेंबर मतलब 7 मेंबर इनके खुद के थे। तो जब 7 मेंबर इनके खुद के थे तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। ये लोग तो अपने ही लोगों को यहाँ ले आए, अपने ही पॉलिटिशियंस, अपने ही रूलर्स को यहाँ लाए और जो है साइमन कमीशन का पार्ट बना रखा था इन्होंने। तो इंडियंस जो है साइमन गो बैक के नारे लगाए। इंडियंस लोगों ने साइमन गो बैक के नारे लगाए। ये देखिए कैसे साइमन गो बैक का चार्टर और बैनर लेकर ऐसे घूम रहे थे। सब लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, और सब साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे। आफ्टर 1 ईयर आया नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट आई और नेहरू रिपोर्ट ने कहा कि खुद का अगर कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो जो हम कहते हैं, जो हमारी डिमांड है वो उसमें रखी जाए। इन्होंने क्या कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट फिनिश, जाओ भैया सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चलेगा हमारे यहाँ। और फंडामेंटल राइट की बात की और इन्होंने कहा कि लोकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब ये रिपोर्ट रिजेक्टेड कर दी गई 1930 में। ये जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, साइमन कमीशन आया उसे तो रिजेक्ट कर ही दिया था। अब इन्होंने क्या किया, नेहरू का जो रिपोर्ट आई थी 1928 की, उसे इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा थोड़ी है कि इतनी ईजिली से मान जाए, इतनी आसानी से मान जाए और हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए प्रमोट करें, ऐसा नहीं होगा। आपको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, आप अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन खुद तैयार नहीं कर सकते, इनका ही मानना था। अब साइमन गो बैक के जब नारे लगाए तो लाला लाजपत राय ये एक्सट्रीमिस्ट थे और लाला लाजपत राय को लाहौर में जो है लाठीचार्ज से इनकी मौत हो गई, क्योंकि ये सपोर्ट कर रहे थे साइमन गो बैक को। और जो है सॉन्डर्स किलिंग भगत, अब सॉन्डर्स के द्वारा ये सारा खेल रचा गया था। तो भगत सिंह ने क्या किया, सॉन्डर्स को जो है टपका डाला, मार दिया। डिमांड फॉर इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये जो लोग थे ये डिमांड कर रहे थे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इंडिया अगर अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो हम अपने अकॉर्डिंग रूल करेंगे, और अगर इनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो ये तो अपने अकॉर्डिंग रूल करेंगे ना हम पर। तो इंडियन जितने भी पॉलिटिशियन थे उन्होंने कहा कि भैया हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं। अब पर्पज़ क्या था, रिव्यू 1990 एक्ट यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसे रिव्यू करना था कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में बात की गई थी, तो उसे रिव्यू करना था। उसके यहाँ तक आते आते जो है इंडियंस के अंदर भावना आ चुकी थी कि फ्रीडम चाहिए, कैसे भी करे फ्रीडम चाहिए, बाय हुक बाय क्रुक हमें तो फ्रीडम चाहिए। फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये ऐसा एक्ट था जिसे एक ऐसा जैसे बहुत सारी जो है चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई थी। एंड जैसे देखिए बाइकैमरलिज्म सिस्टम, यानी 2 हाउस होंगे, जैसे अपर हाउस होगा और एक लोअर हाउस होगा। तो बाइकैमरलिज्म सिस्टम
स्टार्ट किया। ऑल इंडिया फेडरेशन इस्टेब्लिश किया इन्होंने। ऑल इंडिया फेडरेशन होना चाहिए खुद का। फिर उन्होंने क्या किया, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट लिस्ट। इन्होंने क्या किया, यहाँ जो वर्क होंगे जितने भी बाइकैमरलिज्म का सिस्टम, अपर हाउस, लोअर हाउस, इन्होंने कहा कि जो फेडरल सब्जेक्ट थे वो अलग कर दी और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे वो अलग कर दिए और जो कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट है वो अलग कर दिए। जैसे एट प्रेजेंट हमारे यहाँ क्या होता है, जो यूनियन लिस्ट होती है उसे फेडरल लिस्ट, यूनियन लिस्ट के अलग मैटर्स होते हैं। एंड जो प्रोविंशियल है पहले जाना जाता था, अब हमारे यहाँ स्टेट जाना जाता है, तो स्टेट लिस्ट के अदर सब्जेक्ट हैं एंड कंकरेंट लिस्ट के अदर सब्जेक्ट हैं। यूनियन लिस्ट पर तो सेंट्रल लॉ बनाएगा एंड प्रोविंशियल लिस्ट पर यानी स्टेट लिस्ट पर स्टेट लॉ बनाएगा एंड कंकरेंट लिस्ट पर दोनों लॉ बना सकते हैं, मतलब सेंटर भी और स्टेट भी। लेकिन फाइनल डिसीजन अगर कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो फाइनल डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। प्रोविंशियल डीआरकी समाप्त कर दिया गया सेंटर में। जो स्टेट में यानी प्रोविंस में जो द्वैत शासन यानी डीआरकी सिस्टम चल रहा था वो इन्होंने फिनिश कर दिया और डीआरकी सिस्टम जो है सेंटर में होना चाहिए। इन्होंने बाइकैमरलिज्म सिस्टम स्टार्ट किया, जैसे अपर हाउस, लोअर हाउस। तो सेंटर में कैसे डीआरकी सिस्टम, द्वैत शासन कैसे, जैसे अपर मोस्ट पे यूनियन, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, इस तरह का सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन डीआरकी द्वैत शासन दो ही रखा इन्होंने, यूनियन और स्टेट। अब बात आ जाती है कैमरलिज्म इन प्रोविंशियल लेवल। अब प्रोविंशियल लेवल पर इन्होंने कैमरलिज्म सिस्टम स्टार्ट रखा। इन्होंने अपर हाउस, लोअर हाउस दोनों का कंसेप्ट रखा। अब यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये ऐसा एक्ट है 1934-35, इसमें बहुत बढ़िया काम हुए। इसमें क्या हुआ, आरबीआई 1934 के एक्ट के तहत स्टैब्लिश हुआ और फेडरल कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ। यहीं से ही हमारे यहाँ हमारी ब्रांच, हमारी मनी को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ रेगुलेट करने के लिए आरबीआई का फॉर्मेशन हो चुका था और जो है हमारे लिए लॉज पर चेक एंड बैलेंस का काम कोर्ट करती है, तो यहाँ फेडरल कोर्ट भी बन चुकी थी। अब 1935 के एक्ट से हमने आरबीआई और ये जो है सुप्रीम कोर्ट का कंसेप्ट दोनों ले लिया। अब बात आ जाती है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। यहाँ से हर किसी देशभक्त के मन में भावना जाग चुकी थी कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, हमें लिबर्टी चाहिए। और लिबर्टी चाहिए तो सबसे पहले जो है ब्रिटिश रूल को यहाँ से फिनिश करना होगा। और अगर फिनिश करना होगा तो सबसे पहले खुद का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना होगा। अगर हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाता है तो ब्रिटिश रूल यहाँ से फिनिश होगा। वाइसरॉय एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस फिनिश जाओ, वाइसरॉय का कोई रोल नहीं रहेगा। यहाँ के लोग समझ चुके थे, जितने भी यहाँ के देशभक्त थे और पॉलिटिशियंस थे, वो लोग समझ चुके थे कि वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नाम के हैं और यहाँ से फिनिश करो नहीं, ये हमारे कोई काम के नहीं है। फिर जैसा हमने पहले बताया 1946 में एक कम्युनिस्ट लीडर एमएन रॉय साहब, उनकी ही अध्यक्षता में उन्होंने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई जाए और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऐसी बनाई जाए जिसमें जाने माने जो है स्कॉलर्स बैठे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें रखी जाएँ उस पर डिस्कशन करें। प्रिंसली स्टेट्स को विकल्प, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, इंडिपेंडेंट, इन्होंने क्या किया, दो डोमिनियन कंट्री पाकिस्तान और इंडिया। यहाँ तक लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासन रहा और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वाइसरॉय रहे। लॉर्ड विलियम बेंटिक यहाँ दो डोमिनियन कंट्री इंडिया और पाकिस्तान दो डोमिनियन कंट्री थी और इन्हें जो है आज़ादी चाहिए थी। हालांकि जो ये पाकिस्तान है, यहाँ के एक एक्टिव लीडर्स थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब और मुस्लिम लीग, उनकी एक मुस्लिम लीग पार्टी थी, 1906 में वो इस्टेब्लिश हो गई थी। और उस पार्टी के चलते जो है बात की जा रही थी कि पाकिस्तान अलग कंट्री बने, इंडिया से सेपरेट कंट्री बने और यहीं से डिवाइड एंड रूल की थ्योरी इनकी पूरी हो जाती है। मोहम्मद अली जिन्ना साहब का मानना था कि हम पाकिस्तान जो बनाएंगे, पाकिस्तान का जब फॉर्मेशन होगा तो वहाँ सारे मुस्लिम आबादी, मेजॉरिटी वहाँ मुस्लिम कंट्री के लोग रहेंगे और इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी में रहेंगे।
मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से स्टार्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का टाइमलाइन। अब बनेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। लाहौर सेशन में हुआ था, एक इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। 1906 में एक लाहौर सेशन हुआ था जहाँ से इन्होंने, जो इंडियन पॉलिटिशियन थे, उन्होंने मांग कर दी थी कि भैया हमें तो जो है पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए। देवर डिमांड पूर्ण स्वराज। 1906 में स्वराज की डिमांड आई। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का विचार इनका था और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का जो विचार रखा, एम.एन. रॉय साहब ने, जैसे हमने पहले बताया, ये एम.एन. रॉय साहब ने 1934 में रख दिया था कि हमें हमारी एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बने। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड रखी कि जो है इंडिया का खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। 1940 में अगस्त ऑफर हुआ, ठीक है, इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है और इसमें कहा गया कि इंडिया अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेगा और खुद के रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ लेकर आएगा। क्रिप्स मिशन आया आफ्टर अगस्त प्रस्ताव, यानी अगस्त ऑफर के बाद 1942 का क्रिप्स प्रपोजल आया, उसमें स्वीकार किया गया, लेकिन एमएल ने इसे अस्वीकार कर दिया। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान योजना बनाई गई। अब कैबिनेट मिशन इसलिए आया था ताकि इंडिया में जो है यहाँ डोमिनियन कंट्री से होकर इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में फॉर्मेशन हो इंडिया का। और नवंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कैबिनेट मिशन यानी कैबिनेट प्लान आया था। 9 दिसंबर 1946 में फर्स्ट सेशन हुआ और जिसके एक अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें अस्थायी नॉन परमानेंट जो है स्पीकर चुन लिया गया था। नॉन परमानेंट स्पीकर सच्चिदानंद सिन्हा के अंडर में जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अब काम करने जा रही है। 13 दिसंबर 1946 नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यही वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जिसे बाद में इन्होंने प्रियम्बल का बेस डिक्लेयर कर दिया था और जो प्रियम्बल का बेस डिक्लेयर किया गया बाद में उसे प्रियम्बल नाम दे दिया। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आए। उसके बाद 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फुली सॉवरन। इंडिया ने खुद को 1947 में सॉवरन डिक्लेयर कर दिया था जैसे ही कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी कि हम अब सॉवरन हैं। 26 नवंबर 1949 को ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया। ये अडप्शन की डेट है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूट अडप्ट किया गया था। 26 नवंबर 1949 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडप्ट किया गया था। यहाँ तक जैसे अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, इस तरह के जो ये मिशन आ रहे थे, प्रस्ताव आ रहे थे, तो यहाँ तक जो हम लेकर आए, यहाँ तक सारा मामला इंडिपेंडेंस को लेकर था। हर कोई चाहता था कि हमें इंडिपेंडेंस मिले और ब्रिटिश इंडिया के जितने भी पॉलिटिशियंस थे और जितने भी यहाँ के आम जनता थी, आम लोग थे, उन सब का मानना था कि भारत अब आज़ाद होना चाहिए, भारत को अब फ्रीडम मिलनी चाहिए और भारत का एक खुद का संविधान होना चाहिए ताकि उसके अकॉर्डिंग इंडिया चल सके, उसके अकॉर्डिंग यहाँ सारे काम हो सके। जैसे अदर कंट्री होती है, अपने यहाँ बना रखा है सबने कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे यहाँ है नहीं, तो हम कैसे चलाएंगे अपनी कंट्री को? हमारा वर्किंग प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, कैसे चलेगा? तो हमने क्या किया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ये जो है 1947 में हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फुली सॉवरन डिक्लेयर कर दी गई थी और यहीं से ही हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन पर डिस्कशन करके कॉन्स्टिट्यूशन बनने का विचार निकल कर आया। 26 जनवरी 1950 इन्फोर्स्ड पूर्ण स्वराज डे। 26 जनवरी 1950 पूर्ण स्वराज की मांग हो गई थी। पूर्ण स्वराज दिवस मना दिया गया इन्होंने, पूर्ण स्वराज डे 26 जनवरी को 1950 को। इस टाइम क्या हुआ था, लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कर दी गई। अब पूरी तरीके से इंडियंस को समझ आ चुका था कि हम यहाँ खाली डोमिनियन कंट्री के रूप में नहीं रहना चाहते हैं, हम एक पूर्ण स्वराज चाहते हैं, फुली परफेक्ट इंडिपेंडेंस स्टेट। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मेन पॉइंट थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में यानी हमारे प्रीएम्बल में इंडिपेंडेंस की बात की गई थी, सॉवरन इंडिया की बात की गई थी
ऑल पावर फ्रॉम द पीपल की बात की गई थी। जैसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये नेचर है सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये वाले नेचर थे। एंड जस्टिस भी इसमें 3 प्रकार के दिए हुए थे, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। तो इस तरह का ये हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाने का मतलब ही यही था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पहले जो एक फ़िलासफ़ी पार्ट है, तो फ़िलासफ़ी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, उनकी जो विचारधाराएं थी वो अलग अलग थी, और वो अलग अलग विचारधाराएं जब आपस में मिल जाएंगी तो एक नई प्रियम्बल तैयार की गई, और उस प्रियम्बल के अकॉर्डिंग ही डिक्लेयर कर दिया गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ रहेगी। फ्रीडम ऑफ थॉट्स रखे गए, उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में फ्रीडम ऑफ थॉट्स रखे गए एंड एक्सप्रेशन रखे गए, पीस एंड वेलफेयर की बात की गई, सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटीज़, ट्राइबल्स, मतलब इनडायरेक्टली जो हमारा प्रियम्बल है वो ये सब मेंशन करता है। सेफगार्ड किया गया माइनॉरिटीज़ को, ट्राइबल्स को, बैकवर्ड क्लासेस को। बेसिस ऑफ द प्रियम्बल, ये सारा बेसिस था, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ये बेसिस बनाएगा किसका, हमारे प्रियम्बल का। कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के कंपोजिशन क्या थे उस टाइम, क्या हुआ 389 सीट थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए, एंड 296 ब्रिटिश इंडिया की थी और 93 सीट प्रिंसली स्टेट की थी। पार्टी डोमिनेंट प्रिंसली स्टेट एंड पार्शली इलेक्टेड ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी ब्रिटिश इंडिया। जो पार्टी डोमिनेट होगी वो डोमिनेट चुनकर आएंगे लोग स्टेट से, प्रोविंस से, और जो पार्टी इलेक्ट होगी वो लोग चुनकर आएंगे ब्रिटिश इंडिया से। इलेक्शन वाया प्रोपोर्शनल, तो इलेक्शंस को लेकर और अनुपातिक प्रतिनिधित्व, इस तरह का ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इनमें जो है डिफरेंसेस किए जाने लगे कि ये क्या चीज़ है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जैसे अभी हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को वोट दी जाती है ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही, तो हमारा जो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही इलेक्ट होकर आते हैं। और इलेक्शंस की बात की गई तो बाद में उन्होंने डिसाइड किया जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत ही जो है चुनकर आएंगे। बाकी इलेक्शंस जो होगा वो हमारे जो है डी फैक्टो यानी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इन सब के लिए ये डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। रिप्रेजेंटेटिव ऑल सेक्शंस को रिप्रेजेंटेटिव दिया जाएगा, रिप्रेजेंटेशन होगी वहाँ ऑल सेक्शन की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में। तो इन्होंने कहा कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, एंग्लो इंडियंस हो, हर कोई अपना रिप्रेजेंटेशन रखेगा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में। अब यही तो बात है ना कि जो हिंदू का कल्चर है, हिंदू का सिविलाइजेशन है, वो हिंदू ही तो बता सकता है, और जब मुस्लिम का कल्चर, मुस्लिम का सिविलाइजेशन वो मुस्लिम बता सकता है। ऐसे ही सिखिज्म, ऐसे ही एंग्लो इंडियंस। तो इसलिए यहाँ रिप्रेजेंटेशन सबका रखा गया, ऑल सेक्शंस का, ताकि डिफरेंट सेक्शंस के लोग आएँ और ख़ुद को यहाँ बताएं कि हमारे यहाँ हमारी कम्युनिटीज़ में ये सब प्रॉब्लम्स हैं और इनमें सॉर्ट आउट करना है। गांधी नोट अ मेंबर, महात्मा गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से बिल्कुल सेपरेट थे। उन्होंने खुद को बिल्कुल सेपरेट रखा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से। उन्होंने साफ कह दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसे स्कॉलर अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और उन्होंने ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को दे दी। और फिर इन्होंने जो है अपना अदर काम में लग गए, सामाजिक काम में, सोशल वर्क में, और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से कोई ताल्लुकात नहीं रखा। हालांकि ये जो है इनके काफ़ी जो विचार हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिलते हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिलते थे इनके विचार, और इन्होंने अपने बिहार में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को इस काम पर लगा दिया था कि वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में देखे क्या चीज़ें रखनी चाहिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की कमिटीज़ कितनी हुई, जैसे देखो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में ये देखो यहाँ मैन है और यहाँ वीमेंस है। इसका मतलब है रिप्रेजेंटेशन जो है वीमेंस का भी था और मैन का भी था, तो दोनों ही तरीके से, यानी वीमेंस को भी सेम पावर दी जा रही थी। आप यहाँ आएँ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में और बैठे और अपने विचार व्यक्त करें
क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लेडीज़ को भी जो है, वीमेंस को भी पार्टिसिपेशन दिया गया। ये देखिए 8 मेजर मेंबर्स थे यहाँ के। जैसे यूनियन पावर जो है वो अंडर रखी गई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के, और ये यूनियन पावर और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर आता है। जो प्रोविंशियल काम था हमारे स्टेट को यूनाइट करना, फादर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो ये प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन इनके अंडर में रहा था, तभी से ये स्टेट के लिए ही काम करते थे, प्रोविंस के लिए ही काम करते थे। अब यहाँ आ जाते हैं सबसे मोस्ट फेवरेबल पर्सन, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में थी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, एडवाइजरी कमेटी, ये सब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के अंडर थी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ में थी। एंड स्टेट्स काम कर रहे थे नेहरू के अंडर में। स्टारिंग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और माइनर 15 ऐसे इम्पोर्टेंट्स जो है मेंबर्स थे। यहाँ फाइनेंस एंड स्टाफ की बात की गई, फाइनेंस की एंड स्टाफ की। लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन यानी भाषा के आधार पर इन्होंने प्रोविंस लेकर आए। कोई हिंदी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई मराठी। जैसे आज हमारे यहाँ 22 लैंग्वेज हैं, और जो है सब अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं। तो उस टाइम क्या था, जब इंडिया को यूनाइट करने की बात आई, तो ये काम यूनाइट करने का सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के हाथ में दे दिया गया। उन्हें कहा गया कि आप जो है ये जो स्टेट हैं इनको यूनाइट करें। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो काफ़ी कॉमन थी। कॉमन मतलब ऐसी थी, लिंग्विस्टिक बेसिस पर सब सेपरेट थे। जैसे कहीं मराठी बोली जा रही है, कहीं मलयालम बोली जा रही है, कहीं बंगाली बोली जा रही है, कहीं उड़िया बोली जा रही है। तो इस तरह की जो लैंग्वेज बोली जा रही थी, तो सारे स्टेट जो हैं आपस में अगर उनकी एक लैंग्वेज बना दी जाए तो सब आपस में लड़ने लगेंगे। तो एक लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन बना दिया गया, ताकि वो देखे भाषाई आधार पर कौन कौन से प्रोविंस हैं जिनकी लोकल लैंग्वेज को सामने लाया जाए। अब देख लेते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने कितने मेंबर्स थे, कौन कौन थे, किसका क्या काम था। जैसे फर्स्ट मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी में एन गोपाला स्वामी अयंगर, A.K. अय्यर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, A.K. अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर। डॉक्टर K.M. मुंशी थे, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया था इन्होंने हमारे प्रीएम्बल को। एस.एम. सादुल्ला, और ये थे N.M. राव, रिप्लेस्ड B.L. मित्तर को रिप्लेस करके आए हुए थे। B.L. मित्तर साहब उस टाइम इनकी डेथ हो चुकी थी, तो N.M. रॉय आए, N.M. राव। T.T. कृष्णमाचारी, इन्होंने रिप्लेस किया D.P. खेतान को। तो ये हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे ये। और अब देख लेते हैं एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी में 5 सब कमिटीज़ थी। और एडवाइजरी कमेटी में जैसे फंडामेंटल राइट के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, अदर चीज़ों के लिए क्या थी। जैसे फंडामेंटल राइट के लिए फर्स्ट फंडामेंटल राइट के लिए J.P. कृपलानी थे। एंड माइनॉरिटीज़ को अगर रिप्रेजेंट करेंगे, माइनॉरिटीज़ के लिए H.C. मुखर्जी काम करेंगे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज़ एंड असम के लिए G.D. बारदौले करेंगे। अदर एक्सक्लूडेड एरिया A.V. थंकर करेंगे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज़, क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। अब कोई भी असेंबली बनाया जाए, कोई भी काम किया जाए, तो सबसे पहले क्रिटिसिज्म ज़रूर होता है। आप अगर कुछ अच्छा काम करने चले तो उसका क्रिटिसिज्म होगा ही होगा। अगर आपके विचारों में सेम लोग हैं, जानते हैं कि आपके विचार सेम हैं, तो कोई क्रिटिसिज्म वहाँ नहीं होगा। और जहाँ लगता है कि यहाँ कुछ गलती है और क्रिटिसिज्म होना चाहिए, तो वहाँ क्रिटिसिज्म होता है। तो ऐसे ही हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी, और उसमें डिफरेंट थॉट्स निकल कर आए मेंबर्स के। तो उसमें कुछ क्रिटिसिज्म नज़र आए। जैसे इन्होंने कहा कुछ क्रिटिसिज्म ऐसे थे जिसमें कुछ मॉडर्न्स पॉलिटिशियंस भी तो जो है आर्गूमेंट कर रहे थे, उनका मानना था। जैसे नॉट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली तो ऐसा है कि भैया सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक सीमित है, बाकी उसके बाद तो ये फिनिश। आफ्टर
फिनिश हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो नॉन रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है ये, नॉट सॉवरन, कोई सॉवरन अथॉरिटी नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, अदर पार्टीज़ का मानना था कि यहाँ जितने भी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में मेंबर्स हैं ये सारे कांग्रेस से आए हुए हैं और सारा डोमिनेंस जो है कांग्रेस पार्टी को जाता है। डोमिनेटेड बाय लॉयर्स एंड पॉलिटिशियन, यहाँ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जितने भी स्कॉलर बैठे थे वो कोई ना कोई या तो पॉलिटिशियन थे, लॉयर्स थे या एक्टिविस्ट थे, एक्टिविस्ट स्कॉलर थे। तो इस तरह की बात की गई कि यहाँ जितने भी मेंबर थे लॉयर पॉलिटिशियन नहीं थे, अदर जनरल पर्सन को यहाँ जो है नहीं लिया गया। डोमिनेटेड बाय हिंदू कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी का ज़्यादा डोमिनेंस देखने को मिले। ये बात तो मुस्लिम जो है पॉलिटिशियंस कह रहे थे कि डोमिनेट दिखाई देता है साफ तौर पर। मोहम्मद अली जिन्ना जी ने भी यही बात कही थी, मोहम्मद अली जिन्ना साहब जी ने भी यही बात की थी कि हिंदू कम्युनिटी का यहाँ डोमिनेंस नज़र आता है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली सबके लिए है लेकिन हिंदू कम्युनिटी का डोमिनेंस नज़र आ रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के फीचर्स क्या थे? क्रिटिसिज्म तो हो गया, ना तो रिप्रेजेंटेटिव है, ना ही सॉवरन है और टाइम कंज्यूमिंग है, कांग्रेस का डोमिनेंस चलता है, लॉयर्स हैं यहाँ, पॉलिटिशियन है एंड हिंदू कम्युनिटी का डोमिनेंस है, हिंदू कम्युनिटी का डोमिनेंस है। तो इस तरह की जो बातें चल रही थी ये क्रिटिसिज्म की ओर हाईलाइट कर रही थी। अब आ जाते हैं डीआर की प्रोविंस। हमारे यहाँ सारा कुछ हो चुका था ये सब, तो इसमें कुछ डीआर की प्रोविंस में जब एमएन रॉय आए थे तो उस टाइम क्या हुआ था, डीआर की प्रोविंस में ट्रांसफ़र सब्जेक्ट, कुछ ट्रांसफ़र सब्जेक्ट थे, कुछ रिजर्व सब्जेक्ट थे, तो इस तरह के सब्जेक्ट थे, डीआर की सिस्टम थे। एंड ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में जो रखे गए कंट्रोल बाय इंडियन मिनिस्टर, जो भारत के मिनिस्टर होंगे वो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में कंट्रोल करेंगे। फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन वो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में रख दिए गए। रिजर्व सब्जेक्ट कंट्रोल बाय गवर्नर, रिजर्व सब्जेक्ट कौन कंट्रोल करेगा? ये गवर्नर कंट्रोल करेगा। फाइनेंस, पुलिस, इस तरह की ये जो इंट्रोड्यूस बाय कैबिनेट लेजिस्लेचर एट सेंट्रल लेवल, ये सब अपर हाउस, लोअर हाउस, इस तरह के ये सिस्टम जो है क्रिएट किए जा चुके थे। और ये एक्सटेंड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सिख एंग्लो पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में इस्टेब्लिश हुआ। ड्रॉबैक आया गवर्नर का, वाइसरॉय का स्टिल पावर। तो इतना सब कुछ हो चुका था यहाँ इंडिया में। ये सब हमने आपको पीछे जाकर बताया कि ये इतना सब कुछ इंडिया में हो चुका था। और इंडिया में अब तक 400 साल तक शासन करना, कहीं अगर 400 साल तक रूल किया जाए तो उसकी जो पॉलिटिक्स हैं पूरी हिल जाती है और काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ काफ़ी चीज़ों पर, चाहे यहाँ की पॉलिटिकल मैटर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर हो या अदर इकोनॉमिकल मैटर हो। तो फुली इम्पैक्ट इंडिया हो चुका था यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट का। देखिए 1934 का एक्ट आया, इसमें भी इस तरह की, फिर 1947 का आया। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली भी काफ़ी क्रिटिसिज्म झेल कर आई थी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इतना ड्यूरेशन लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में। और जो देखिए ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था ये आज भी ये हमारी पार्लियामेंट में हीलियम गैस के चैम्बर में रखा जाता है। हीलियम गैस के चैम्बर में इसलिए रखा जाता है ताकि इसके जो पेज हैं, इसकी जो राइटिंग है वो ख़राब ना हो जाए, वो बेकार ना हो जाए। तो हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स में आया। ठीक, ये चूजन टू ऑनर्स द 1930 पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन। पूर्ण स्वराज जब डिक्लेरेशन हो चुका था उसके बाद ये सब जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया। फीचर्स क्या थे? इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक, इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री के रूप में आया, यानी हेड ऑफ द स्टेट इंडिया में प्रेसिडेंट होंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडिया में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम रहेगा विद कैबिनेट लेजिस्लेचर एट सेंट्रल लेवल पर। फंडामेंटल राइट रहेंगे, DPS यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ रहेंगी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ रहेंगी। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट और आर्टिकल 36 से 51 तक हमारे DPSPs। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51 का ए यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जो है हमारे ये फंडामेंटल राइट ऐड किया गया था।
फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग यूनिटरी, जो हमारा फेडरल सिस्टम था वो यूनिटरी था, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हमारा फेडरल सिस्टम। हमारे जो 8 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज और 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हमारे यहाँ यूनाइट होकर रहेंगे और एक फेडरल की भांति वो वर्क करेंगे। अब सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं, कहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑरिजिन हुआ, कहाँ से उसके जो पार्ट्स हैं वो हमने लिए, अडॉप्ट किए। कहा जाता है कि 60 देशों का संविधान पढ़ा गया था, उसके बाद जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया। तो देखिए कहाँ से सोर्स ऑफ फीचर्स लिए गए हैं, फीचर सोर्स कंट्री, जिससे फंडामेंटल राइट यूएसए से ले गए। यूएसए में बहुत बड़ा कानून है, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत बड़ी पावर रखता है। वो जो पॉलिटिशियन है उन्हें भी चेक एंड बैलेंस ऐसा करता है कि पूरा पार्लियामेंट हिला देते हैं, पूरा सीनेट हिल जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये आयरलैंड से लिए गए हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ये यूके यानी इंग्लैंड से लिए गए, ये इंग्लैंड से लिए गए हैं। अब 400 साल तक शासन किया तो पार्लियामेंट्री सिस्टम किसका हुआ? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इनकी तो दी है, इनकी तो दीन है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने यूके से लिया है। फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर फेडरल सिस्टम हमने कनाडा से लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ यूएसएसआर यानी रशिया से ली गई है। इमरजेंसी प्रोविज़न जर्मनी से लिए गए हैं। कंकरेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। सिटीजनशिप ये इंग्लैंड यानी यूके से ली गई है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये यूएसए से ली गई है। बाय कैमरलिज्म का कंसेप्ट यानी अपर हाउस लोअर हाउस का जो हाउस का कंसेप्ट ये हमने यूके से लिया है। आइडियल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का जो आइडल है ये हमने फ्रांस से लिया है। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट करने का अंडर द आर्टिकल 368 में ये हमने अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। तो यहाँ तक टाइमलाइन थी और सोर्स था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये देखिए सच्चिदानंद सिन्हा टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे ये हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इलेक्ट हुए परमानेंट प्रेसिडेंट। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 11 दिसंबर 1946 को जो आए वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 22 जनवरी 1947 को जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया था उसे बाद में इन्होंने प्रीएम्बल नाम दिया। विज़न क्या था कि इंडिपेंडेंट इंडिया होना चाहिए। अब अडप्ट देखते थे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडप्ट हुआ और कब हमें जो है फ्रीडम मिली। 15 अगस्त 1947 को इंडिया बिकेम द इंडिपेंडेंट। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑल्सो एक्टेड एज अ लेजिस्लेशन। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एक लेजिस्लेचर के रूप में काम करने लगी। पहले जो क्रिटिसिज्म में कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एक नॉन परमानेंट है, ये परमानेंट नहीं रहेगी, लेकिन बाद में इसे लेजिस्लेचर में कन्वर्ट कर दिया। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई और ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे जिसे फॉर्म किया है इन्होंने। किसके अंडर फॉर्म हुआ था? डॉक्टर BR अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। अब देख लेते हैं जो हमारे यहाँ सिंबल्स हैं, सॉन्ग्स हैं और नेशनल एंथम है वो कब कैसे अडप्ट हुए। 22 जुलाई 1947 को ये काफ़ी MCQ बेस्ड क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं, जिसे हम देख लेते हैं। फैक्ट वाले क्वेश्चन है हालांकि। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग यानी तिरंगा अडप्ट किया गया था। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडप्ट किया गया था। जैसे ये हमने प्रीएम्बल में बताया था कि अडप्शन डेट है 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडप्ट किया गया था। 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूट साइन किया गया बाय द मेंबर्स ऑफ, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में था, हैंड रिटन था। प्रेम बिहारी रायजादा इसके राइटर थे। 24 जनवरी 1950 जन गण मन हमारा जो राष्ट्रगान है, ठीक है, नेशनल एंथम है, वो 24 जनवरी 1950 को लाया गया, अडप्ट किया गया था। वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग, ये नेशनल सॉन्ग हमें बंकिम चंद्र चटर्जी उन्होंने लिखा था, ये लाया गया था। और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स में आया। और ये जो जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की देन है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने हमारे देश का जो है राष्ट्रगान नेशनल एंथम और पाकिस्तान का और बांग्लादेश का तैयार किया था और हमारा था जन गण मन। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स हुआ। ये हमारे कमेंसमेंट की डेट थी। रिपब्लिक डे मनाया जाता है इस दिन 26 जनवरी को।
कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने ये डिक्लेयर कर दिया था, डिज़ोल्व हुआ। पार्लियामेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस, अब पार्लियामेंट एग्जिस्टेंस में आ चुकी थी, हमारे यहाँ पार्लियामेंट बन चुकी थी। और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिटेल्स 9 दिसंबर 1946 को रखी गई एंड ये डिज़ोल्व हुई 26 जनवरी 1950 को। ड्यूरेशन रहा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का 2 years 11 month एंड 18 days। टोटल सेशन जो हुए थे वो 11 सेशन हुए थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के एंड 166 days लगे थे ये सेशन होने में। नेशनल सिंबल हमने अडॉप्ट किया, अडॉप्ट की डेट है 22 जुलाई 1947, तिरंगा जो हमारा नेशनल सिंबल है। नेशनल एंथम जनगणमन ये 24 जनवरी 1950। नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950 वंदे मातरम, जैसा पहले बताया हमने। और ये नेशनल एम्बलम ये अशोक पिलर से लिया गया है 26 जनवरी 1950 को। ये देखिए ये अशोक पिलर है और ये नेशनल फ्लैग है इंडिया का। जैसे यहाँ बात की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, पार्लियामेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस, जैसे ही 26 जनवरी 1950 को हमारी पार्लियामेंट एग्जिस्टेंस में आई। उसके बाद एट प्रेजेंट क्या हुआ, जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के हमें चीज़ें दी हुई थी उन पर धीरे धीरे हम उनको रिप्लेस करने जा रहे हैं। जैसे हमने इनका ब्रिटिश गवर्नमेंट का दिया हुआ पार्लियामेंट, उसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत हमने अपना पार्लियामेंट ही चेंज कर दिया, उसका ट्रायंगुलर शेप कर दिया। और जो इनकी IPC BNS ये सब थी वो भी हमने सब चेंज कर दिया। तो इतना सब कुछ चेंज करने के बाद आज कुछ लग रहा है कि आज हमें परफेक्ट फ्रीडम मिल चुकी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का एक हाईलाइटेड स्टेटमेंट है, इफ़ आई फाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग मिसयूज्ड आई शैल बी द फर्स्ट टू बर्न इट। इनका मानना था कि अगर मुझे ऐसा लगा कि मैंने ऐसा पाया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज हो रहा है तो मैं पहला ऐसी शख्सियत हूँगा जो मैं इसे जला दूँगा। तो उनके ये विचार काफ़ी एक रिवोल्यूशनरी विचार थे, क्योंकि उनका मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक अलग चीज़ है और उसे इम्प्लीमेंट करना अलग चीज़ है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले अच्छे लोग हैं और अगर वो अच्छे से काम करें और तो कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी हाईलाइट होगा और काफ़ी प्रोग्रेसिव वे में कंट्री को आगे लेकर जाएगा। लेकिन अगर बनाने वाले लोग, कॉन्स्टिट्यूशन में काम करने वाले लोग ही बेकार हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक की भांति होगा। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने हमारे साथ इस जर्नी को काफ़ी इन्जॉय किया होगा और ये जर्नी आपको काफ़ी कुछ सिखा कर जाएगी। इसमें हमने देखा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कैसे यहाँ इन लोगों ने रेगुलेशन एक्ट लाए, ये लोग चार्टर एक्ट लाए, काउंसिल एक्ट लाए, रिफॉर्म्स लाए और इन्होंने काफ़ी एक्सप्लोटेशन कर डाला था इंडियंस का। तो यहाँ तक का सफ़र काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।